Hello students, today in this particular video we will continue with species area relationship. This is the third part of the video. आज हम species area relationship के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसे समझिए और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि NCERT में इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में क्या लिखा हुआ है। देखिए, इस टॉपिक में कहा गया है कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। उन साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक एरिया को उन्होंने एक्सप्लोर किया। एक एरिया को एक्सप्लोर किया। एक्सप्लोर करने का मतलब है कि उस एरिया को खोजा। ठीक है, उस एरिया में ढूंढते हुए चले गए कि क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है, कौन कौन से एनिमल्स हैं, कौन कौन से प्लांट स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं। तो उन्होंने एक चीज़ नोटिस की कि जितना ज़्यादा एरिया वो एक्सप्लोर करते चले गए उतनी ही ज़्यादा उनको स्पीशीज़ डाइवर्सिटी मिलती चली गई। तो उसके बेसिस पे उन्होंने स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप के बारे में अपना ऑब्जर्वेशन दिया। तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। फॉर एग्जांपल, ये एक छोटा सा एरिया है। इस एरिया का को मान लेते हैं एरिया ए। इस एरिया में 100 स्पीशीज़ हैं इंसेक्ट्स के, फॉर एग्जांपल। तो उन्होंने जैसे ही इस एरिया को एक्सप्लोर करना शुरू किया, सपोज उन्होंने सिर्फ अभी इतना ही एरिया एक्सप्लोर किया, इतने एरिया में लेट्स से उन्हें 20 इंसेक्ट स्पीशीज़ मिल गए। फिर वो थोड़ा और आगे चले, उन्होंने ये वाला एरिया भी एक्सप्लोर कर लिया। टोटल इतना एरिया अब उनका एक्सप्लोर हो गया और टोटल अब उनको 35 स्पीशीज़ ऑफ इंसेक्ट्स मिल गए। फिर वो और आगे चले, और ज़्यादा एरिया उन्होंने जब एक्सप्लोर किया पूरा टोटल, तो उनको टोटल लेट्स से 56 टाइप के इंसेक्ट स्पीशीज़ उनको मिले। और फिर वो और आगे चले, और आगे चल के पूरा उनको 100 टाइप के इंसेक्ट्स मिल गए उनको, इस इतने पूरे एरिया को एक्सप्लोर करके। अब वो और आगे चले, और आगे चले तो उन्हें कोई इंसेक्ट नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वहाँ तो 100 ही टाइप के इंसेक्ट्स थे ना। तो इतना जितना एरिया उन्होंने एक्सप्लोर किया उतने में उन्हें 100 टाइप के स्पीशीज़ इंसेक्ट्स के मिल गए। तो इसके बेसिस पे उन्होंने अपनी जो ऑब्जर्वेशन है उनका एक पर्टिकुलर ग्राफ उन्होंने प्लॉट किया और ये जनरल ऑब्जर्वेशन दी कि जो स्पीशीज़ रिचनेस है, स्पीशीज़ रिचनेस जो है, जितना ज़्यादा एरिया एक्सप्लोर करते चले जाएंगे उतना ही स्पीशीज़ रिचनेस इंक्रीज़ होती चली जाएगी, लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट तक। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया में उतने ही स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं। अब देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। ड्यूरिंग हिज पाइनियरिंग, पाइनियरिंग का मतलब होता है सबसे पहली, ओके, एंड एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशंस इन द वाइल्डरनेस ऑफ साउथ अमेरिकन जंगल्स। इसका मतलब उन्होंने जो ये एक्सप्लोरेशन किया था, अपना पूरा जो एरिया को जो उन्होंने एक्सप्लोर किया था, वो कौन सा एरिया था? वो था साउथ अमेरिकन जंगल्स। ये याद रखना है आपको, साइंटिस्ट का नेम क्या किया था उन्होंने और कौन से एरिया में। तो साउथ अमेरिका के जंगल्स में उन्होंने देखा कि जो ग्रेट जर्मन नेचुरलिस्ट है, कौन थे ये? जर्मनी से बिलोंग करते थे, जर्मन नेचुरलिस्ट और जोग्राफर थे। उनका नाम था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि विद इन अ रीजन, विद इन अ रीजन मतलब एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर जो स्पीशीज रिचनेस होती है वो इंक्रीज होती है विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया। इसका मतलब है कि जितना ज़्यादा एरिया एक्सप्लोर करेंगे उतना ही ज़्यादा स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज होगी, बट ओनली अप टू अ लिमिट, लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज होगी। The relationship between species richness and area for a wide variety of taxa turns out to be a rectangular hyperbola। अब इसको समझिए, ये जो ग्राफ मिलता है, ठीक है, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप का जो ग्राफ मिलता है वो होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मतलब अगर हम इस ऑब्जर्वेशन को, उनकी जो ऑब्जर्वेशन थी कि जितना ज़्यादा एरिया एक्सप्लोर करोगे उतनी ही ज़्यादा स्पीशीज़ रिचनेस इंक्रीज होगी, तो इस ऑब्जर्वेशन को जब उन्होंने प्लॉट किया ग्राफ पे, एरिया को एक्स एक्सिस पे लिया, स्पीशीज़ रिचनेस को वाई एक्सिस पे लिया, और जब प्लॉट करना शुरू किया तो देखा ये जो इस तरह की कुछ शेप आई, और इस शेप को हम क्या कहते हैं? इस शेप को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। याद रखना है, ये टर्म भूलना नहीं है। क्वेश्चन आपको 1 मार्क में भी आ सकता है कि अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप का जो ग्राफ दिया था उसका शेप क्या था। ठीक है, तो आपको याद रखना है उसका शेप था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये जो शेप है
ये जो शेप है, इस शेप को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तो जितना ज़्यादा एरिया एक्सप्लोर कर रहे हैं उतना ही ज़्यादा स्पीशीज़ रिचनेस इंक्रीज हो रही है। और इसकी जो इक्वेशन है वो है s इज इक्वल टू सी ए टू द पावर z। s जहाँ पे स्पीशीज़ रिचनेस है और a का मतलब एरिया है। और इसी इक्वेशन को जब लॉग के टर्म्स में लिखेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, लॉग स्केल पर इसकी स्ट्रेट लाइन आएगी और उसकी इक्वेशन रहेगी log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a। अब देखते हैं द रिलेशन बिटवीन स्पीशीज रिचनेस और एरिया के बीच में जो रिलेशनशिप है उसकी जो कर्व है वो कैसी आती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब ये किस किस स्पीशीज़ की बात कर रहे हैं, स्पीशीज़ रिचनेस की हम बात कर रहे हैं, तो कौन से स्पीशीज़ की हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म प्लांट्स की, बर्ड्स की, बैट्स की और फ्रेश वाटर फिशेस की। क्योंकि इनके अलावा जो एनिमल्स हैं, इनके अलावा जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके केस में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप नहीं आता है। तो आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप का जो ये ग्राफ आता है स्पीशीज़ रिलेशनशिप का, ये इन ऑर्गेनिज्म के केस में ही आता है, एंजियोस्पर्म प्लांट्स में, बर्ड्स में, बैट्स में और फिशेस में। और अ लॉग स्केल द रिलेशनशिप इज अ स्ट्रेट लाइन, ये भी याद रखेंगे। लॉग स्केल पर अगर प्लॉट करें इस ग्राफ को तो वो आती है स्ट्रेट लाइन, जिसकी इक्वेशन है log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a। s का मतलब होता है स्पीशीज रिचनेस, a मतलब एरिया, z इज द स्लोप ऑफ द लाइन और z को हम रिग्रेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं, इसको याद रखना है आपको। z इज द स्लोप ऑफ द लाइन एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द रिग्रेशन कोफिशिएंट एंड c इज द y इंटरसेप्ट। अब हम आगे चलते हैं। Ecologists have discovered that the value of z lies in the range of 0.1 to 0.2। ये आपको जो है इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, याद रखना है ये कि जो इकोलॉजिस्ट है उन्होंने ये डिस्कवर किया था कि जो z की वैल्यू है, z क्या था हमारा, ये बताइए z क्या था। z था जो यहाँ से देखते हैं स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन यहाँ लिखा हुआ है, मैं दिखा देती हूँ आपको, ये रहा z इज स्लोप ऑफ लाइन या इसको रिग्रेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं। तो z की वैल्यू जो है वो हमेशा 0.1 से लेके 0.2 के बीच में आती है, रिगार्डलेस ऑफ टेक्सोनोमिक ग्रुप। चाहे कोई सा भी टेक्सोनोमिक ग्रुप ले ले, चाहे हम बर्ड्स लें, बैट्स लें या और कोई भी टेक्सोनोमिक ग्रुप ले, चाहे हम कोई सा भी रीजन ले लें, चाहे हम प्लांट्स लें ब्रिटेन के, चाहे बर्ड्स लें हम कैलिफोर्निया की या फिर मॉलस्क लें न्यूयॉर्क के, हमेशा स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन जो है ऑलमोस्ट सिमिलर आता है। और स्लोप कितना होता है, 0.1 से लेके 0.2 के बीच में। बट if you analyze the species area relationship among very large areas like the entire continent, you will find that the slope of the line to be much steeper। अब ये देखिए, अगर हम ये वाली स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप अगर हम पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट के लिए मार्क करें, बहुत लार्ज एरिया अगर हम लें और बहुत लार्ज एरिया के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल एंटायर कॉन्टिनेंट के लिए अगर हम स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप ग्राफ बनाएं, तो उसमें जो स्लोप ऑफ लाइन है वो बहुत स्टीप होता है। स्टीप मतलब इस तरह से, जैसे ये ए फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ और ये बी, तो ये जो बी है, बी को हम कहेंगे कि बी ज़्यादा स्टीप है इन कंपैरिजन टू ए। ठीक है, मतलब बी जो है वो ज़्यादा स्टीप है या ज़्यादा खड़ा है, ये जो इसका जो स्लोप है वो ज़्यादा है। ठीक है, इसका स्लोप ज़्यादा है बी का, तो हम कहते हैं कि बहुत स्टीप स्लोप आता है अगर हम लार्ज एरिया में स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप ग्राफ को ड्रॉ करें। और उसकी रेंज कितनी होती है, 0.2 से लेके 1.2 के बीच में। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, फ्रूगीवोरस बर्ड्स। फ्रूगीवोरस बर्ड कहते हैं जो फ्रूट खाने वाली जो बर्ड्स होती हैं, और मैमल्स। इन दोनों के केस में ये जो ट्रॉपिकल एरियाज़ में डिफरेंट कंट्रीज़ के जो ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं उसमें अगर फ्रूगीवोरस बर्ड्स और मैमल्स का अगर हम स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप ग्राफ अगर बनाएं तो कितना आता है, उसका जो
स्लोप है वो आता है 1.15 1.15। व्हाट डू स्टीपर स्लोप्स मीन? स्टीपर स्लोप क्या इंडिकेट करते हैं? ये इंडिकेट करते हैं कि जैसे जैसे एरिया एक्सप्लोर करते जाएंगे तो इनकी बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज हो रही है और इनकी इन ऑर्गेनिज्म की बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा ये इनके स्पीशीज़ ज़्यादा होते हैं। तो अगर स्टीपर स्लोप का मतलब ये है कि इन ऑर्गेनिजम्स के, जैसे कि मैमल्स हैं, फ्रूट ईटिंग बर्ड्स हैं, इनके स्पीशीज़ ज़्यादा होते हैं, तो स्टीप स्लोप यही इसी चीज़ को इंडिकेट करता है। अगर इस तरह का अगर स्लोप है, अगर स्लोप इस ये है ए शेप का, मान लो अगर स्लोप आया, तो वो ये इंडिकेट करता है कि स्पीशीज़ रिचनेस उस एरिया की ज़्यादा नहीं है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर किसी एरिया में ये सपोज एरिया है, ये स्पीशीज़ रिचनेस है, तो अगर इस तरह का ग्राफ आया जो बहुत स्टीप है बी वाला, तो इसका मतलब ये शो कर रहा है कि उस एरिया में उस स्पीशीज़ की रिचनेस ज़्यादा है। अगर इस तरह का ग्राफ आया ए, तो ये शो करता है कि स्पीशीज़ रिचनेस कम है। और बी के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि बी का स्लोप ज़्यादा है और ए का स्लोप कम है। तो अभी तक हमने इस वाले पेज पर ये देखा कि जो स्लोप होता है जेड जो होता है, जो स्लोप होता है लाइन का, वो 0.1 से लेके 0.2 के बीच में लाई करता है। लेकिन बहुत बड़े एरिया की अगर हम बात करें, एंटायर कॉन्टिनेंट की, तो उसमें जो स्लोप है वो बहुत स्टीप आता है, 0.6 से लेके 1.2 के बीच में। फ्रूगीवोरस बर्ड्स की और मैमल्स की अगर बात करें, तो उसमें जो स्लोप है वो 1.15 के करीब आता है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीशीज़ डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। मतलब इकोसिस्टम के लिए स्पीशीज़ डाइवर्सिटी का क्या इम्पोर्टेंस है। Does the number of species in a community really matter to the functioning of the ecosystem? कि इकोसिस्टम की फंक्शनिंग के लिए नंबर ऑफ स्पीशीज़ क्या रियली में मैटर करते हैं? तो इसका ऑब्वियस सा ये आंसर है कि जितने ज़्यादा स्पीशीज़ होंगे किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के या अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के, उतना ही इकोसिस्टम स्टेबल होगा, उतना ही ज़्यादा इकोसिस्टम स्टेबल बन जाएगा जितनी ज़्यादा स्पीशीज़ डाइवर्सिटी होगी। This is a question for which ecologists have been able to give a definitive answer for many decades. For ecologists believe that communities with more species generally tend to be more stable than with the less species. ठीक है, NCERT में क्या लिखा हुआ है कि काफ़ी डेकेड्स तक इकोलॉजिस्ट ने ये बिलीव किया है कि जो कम्युनिटीज़ हैं, अलग अलग जो कम्युनिटीज़ हैं, अलग अलग एरियाज़, उसमें जिनमें ज़्यादा स्पीशीज़ हैं वो ज़्यादा स्टेबल होंगी। इसको आप थोड़ा सा सोचें तो भी आपको समझ आएगा कि सपोज़ दो एरियाज़ हैं, एक पर्टिकुलर एरिया ये, और इसमें बर्ड्स, मैमल्स, फिशेस, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, इनकी स्पीशीज़ हैं, अलग अलग स्पीशीज़ है, लेट्स से 20 ईच है, 20 ईच स्पीशीज़ है। एक दूसरा एरिया है और उस दूसरे एरिया में लेट्स से 20 टाइप की बर्ड्स हैं और 20 टाइप के मैमल्स हैं। अब देखो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों एरियाज़ को अगर हम कंपेयर करें तो इस वाले एरिया में स्पीशीज़ रिचनेस ज़्यादा है और इसमें स्पीशीज़ रिचनेस कम है। अगर इसमें से एक्सटिंक्शन अगर होता भी है तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो बर्ड हो, मैमल हो, फिश हो, एम्फीबियन हो, रेप्टाइल हो, तो उस पे इस पर्टिकुलर इकोसिस्टम की फंक्शनिंग पे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर जो बी एरिया है जिसमें स्पीशीज़ रिचनेस कम है, उसमें अगर स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो जाते हैं तो ये कम्युनिटी अनस्टेबल हो जाती है, फूड चेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और पूरी कम्युनिटी अनस्टेबल हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जो कम्युनिटीज़ हैं जिसमें ज़्यादा स्पीशीज़ होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होती है। What exactly is stability for a biological community? स्टेबल कम्युनिटी का क्या डेफिनेशन है? स्टेबल कम्युनिटी क्यों कह रहे हैं हम और किस चीज़ को कह रहे हैं, या एक कम्युनिटी को हम स्टेबल कब कहते हैं? हम एक कम्युनिटी को स्टेबल तब कहते हैं जब उसमें वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी, जो प्रोडक्टिविटी के अंदर जो वेरिएशन है, हर साल कितनी प्रोडक्टिविटी है वो जो है उसमें वेरिएशंस हमें कम नज़र आए। ठीक है, अ स्टेबल कम्युनिटी शुड नॉट शो
टू मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर, मतलब हर साल जो प्रोडक्टिविटी होती है उस एरिया की, उसमें ज़्यादा वेरिएशंस ना हो, उसमें कम वेरिएशंस हो, ये मतलब है स्टेबल कम्युनिटी का। इट मस्ट बी ईदर रेजिस्टेंट और रेजिलियंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंसेस, मतलब जो स्टेबल कम्युनिटी है वो कम्युनिटी रेजिस्टेंट होनी चाहिए, मतलब उसमें उस कम्युनिटी में कितना ही चाहे डिस्टर्बेंस आए, चाहे कोई नेचुरल डिस्टर्बेंस हो या मैन मेड डिस्टर्बेंस हो, लेकिन उसके अगेंस्ट वो रेजिस्टेंट होनी चाहिए जो स्टेबल कम्युनिटी होती है। इट मस्ट ऑल्सो बी रेजिस्टेंट टू इन्वेशंस बाय एलियन स्पीशीज, कि उस पर्टिकुलर एरिया में स्टेबल कम्युनिटी में अगर एलियन स्पीशीज भी अगर आ जाए तो भी वो रेजिस्टेंट रहे, तब भी उस पर कोई ज़्यादा फर्क ना पड़े। इम्पॉर्टेंस को एक बार फिर से सम अप कर लेते हैं स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप में, स्पीशीज़ डाइवर्सिटी की क्या इंपॉर्टेंस है इकोसिस्टम में, ये क्वेश्चन अगर आता है तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मेंशन करनी है। स्टेबिलिटी की बात करेंगे, जिसमें स्पीशीज़ डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी जिस एरिया में, उस एरिया में स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। प्रोडक्टिविटी, उस पर्टिकुलर एरिया की जो प्रोडक्टिविटी है ईयर बाय ईयर टू ईयर प्रोडक्टिविटी, उसमें वेरिएशन जो है वो कम देखने के लिए मिलेगा। और इकोसिस्टम हेल्थ, मतलब वो पर्टिकुलर इकोसिस्टम जिसमें ज़्यादा स्पीशीज़ डाइवर्सिटी होगी उसकी हेल्थ ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा स्टेबल होगा वो पर्टिकुलर इकोसिस्टम। We don't know how these attributes are linked to species richness in a community, but David Tillman's long-term ecosystem experiments using outdoor plots provide some tentative answer. अब देखिए डेविड टिलमैन जो साइंटिस्ट थे, जो इकोलॉजिस्ट हैं बेसिकली, उन्होंने क्या किया, टिलमैन फाउंड दैट प्लॉट्स विद मोर स्पीशीज शोड लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन टोटल बायोमास। उन्होंने ये क्या था, कुछ आउटडोर एक्सपेरिमेंट्स किए थे, आउटडोर प्लॉट्स दिए थे उन्होंने, और उनके बेसिस पे उन्होंने क्या कहा था कि जो पर्टिकुलर एरियाज़ हैं जिनमें स्पीशीज़ रिचनेस ज़्यादा होती है, उन पर्टिकुलर एरियाज़ का ईयर टू ईयर वेरिएशन जो होता है बायोमास में वो बहुत कम होता है। या ऐसे सिंपल टर्म्स में हम कहते हैं कि जो बायोमास होता है हर साल उनका उस पर्टिकुलर एरिया का जो बायोमास है वो सेम रहता है जिस एरिया में स्पीशीज़ रिचनेस ज़्यादा होती है। He also showed that in his experiments increased diversity contributed to higher productivity. उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा ये भी शो किया कि इंक्रीज डाइवर्सिटी, अगर ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी तो क्या होगा, ज़्यादा ही प्रोडक्टिविटी होगी। ठीक है, इंक्रीज डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूटेड टू हायर प्रोडक्टिविटी, मतलब जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी उतना ही ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। Although we may not understand completely how species richness contributed to the well-being of an ecosystem, we know enough to realize that rich biodiversity is not only essential for ecosystem health but imperative for the very survival of human race on this planet. अब इसमें ये कहा गया है कि हमें एग्जैक्टली ये चीज़ चाहे समझ में ना आए कि स्पीशीज़ रिचनेस किस तरह से इकोसिस्टम के वेल बीइंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, लेकिन ये हमें रियलाइज़ करना चाहिए कि अगर रिच बायोडाइवर्सिटी होगी एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में तो वो उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम की हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्लस ह्यूमन रेस के सर्वाइवल के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर प्लैनेट पे। ठीक है, मतलब जितनी ज़्यादा स्पीशीज रिचनेस होगी उतना ही ज़्यादा हेल्दी इकोसिस्टम भी होगा। At a time when we are losing species at an alarming pace, one might ask, does it really matter to us if a few species become extinct? Would Western Ghats ecosystem be less functional if one of the tree frog species is lost forever? स्टेटमेंट में कहा गया है कि जिस रेट पे स्पीशीज़ लॉस्ट कर रहे हैं, हम कैसे लॉस्ट कर रहे हैं कि जो स्पीशीज़ है वो एक्सटिंक्ट हुए जा रहे हैं। ठीक है, स्पीशीज़ जो है वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं,
तो क्या ये रियली मैटर करती है ये चीज़ कि जो स्पीशीज़ है अगर वो एक्सटिंक्ट हो गए तो हम पे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर वेस्टर्न घाट से अगर एक ट्री फ्रॉग की स्पीशीज़ अगर हमेशा के लिए अगर एक्सटिंक्ट हो जाए तो उस इकोसिस्टम की फंक्शनिंग पे क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा? क्या वो लेस फंक्शनल हो जाएगा इकोसिस्टम? क्या वेस्टर्न घाट्स का जो इकोसिस्टम है वो लेस फंक्शनल हो जाएगा अगर उसकी एक ट्री फ्रॉग की स्पीशीज़ अगर ख़त्म हो गई, वहाँ से एक्सटिंक्ट हो गई हमेशा के लिए? अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। हाउ इज़ आर क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्टेड इफ़ से इंस्टेड ऑफ 20,000 वी हैव 15,000 स्पीशीज ऑफ एंड्स ऑन अर्थ? अब ये दूसरा क्वेश्चन कहा गया है कि क्या हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट होगी अगर 20,000 की जगह 15,000 स्पीशीज एंड्स की अर्थ पे बचे? There is no direct answer to such naive questions, but we can develop a proper perspective through an analogy, the Rivet-Popper hypothesis used by Stanford ecologist Paul Ehrlich. आप देखो, एक साइंटिस्ट है, स्टैनफोर्ड के साइंटिस्ट हैं, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट हैं पॉल एरलिच। उन्होंने रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस दिया। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस इसी चीज़ को समझाने के लिए दिया कि अगर स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गए तो उनका क्या फ़र्क पड़ेगा हमारे इकोसिस्टम की हेल्थ पर। उसको समझाने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक एरोप्लेन से कंपेयर किया हमारा जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम को उन्होंने एक एरोप्लेन से कंपेयर किया और इकोसिस्टम के अंदर जो स्पीशीज़ हैं उसको कंपेयर किया उन्होंने एरोप्लेन में जो रिवेट्स होते हैं। रिवेट्स मतलब पेंच जो लगे रहते हैं ना, स्क्रूज लगे रहते हैं, रिवेट्स होते हैं, उससे उन्होंने कंपेयर किया स्पीशीज़ को और इकोसिस्टम को कंपेयर किया एयरप्लेन से। तो इस वाले डायग्राम में आप देखिए, ये जो होते हैं ना, ये जो छोटे छोटे से जो पेंच लगे रहते हैं, ये जो एरोप्लेन है इनको हम रिवेट्स कहते हैं। दीज आर कॉल्ड एज रिवेट्स। अब देखो उन्होंने क्या कंपेयर किया, इसको याद रखना, एरोप्लेन को तो उन्होंने कंपेयर किया इकोसिस्टम से और रिवेट्स को उन्होंने कंपेयर किया स्पीशीज से। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर एक एरोप्लेन है, वो एरोप्लेन के अगर हम रिवेट्स निकालते चले जाएं तो वो एरोप्लेन कैसा हो जाएगा? वीक हो जाएगा वो एरोप्लेन। प्लस कौन से वाले रिवेट्स हम निकाल रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सीट के का कोई रिवेट निकाल रहे हैं तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम एरोप्लेन का जो विंग्स है या एरोप्लेन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, विंग्स हैं जैसे, तो उसके अगर रिवेट हम निकालें तो उस पर ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा वीक हो जाएगा वो एरोप्लेन। उसी तरह से इसको हम इकोसिस्टम में अगर हम स्पीशीज़ को निकालते चले जाएं तो वो इकोसिस्टम वीक हो जाएगा। प्लस उसमें से अगर हम इम्पॉर्टेंट वाले स्पीशीज़ को अगर निकाल दें तो इकोसिस्टम और ज़्यादा वीक होगा, उस पर ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये सिंपल टर्म्स में था। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगी 100%। और रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस किसने दी थी? स्टैनफोर्ड के साइंटिस्ट। क्या नाम था साइंटिस्ट का? पॉल एरलिच। ठीक है, एक बार एनसीईआरटी में क्या लिखा है दोबारा से पढ़ लेते हैं। इफ़ एवरी पैसेंजर, अगर एरोप्लेन का हर एक पैसेंजर जो ट्रैवल कर रहा है वो हर एक रिवेट को निकालना शुरू कर दे, स्टार्ट्स पॉपिंग का मतलब है रिवेट को निकालना शुरू कर दे अपने घर ले जाने के लिए, तो फ्लाइट सेफ्टी पे शुरुआत में, इनिशियली उस शुरुआत में फ़्लाइट की सेफ्टी पे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो पैसेंजर जितने ज़्यादा रिवेट्स अगर निकालता चला जाएगा, प्लेन उतना ही डेंजरसली वीक होता चला जाएगा एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद। तो स्पीशीज़, अब इसे स्पीशीज़ इकोसिस्टम से कैसे कंपेयर करते हैं कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ अगर एक्सटिंक्ट हो जाए, ठीक है, तो इकोसिस्टम इतना वीक नहीं होगा, लेकिन कंटिन्यूअसली अगर स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट होते जाएं तो इकोसिस्टम प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा। फर्दरमोर विच रिवेट इज रिमूव्ड, और आगे अगर हम देखें तो कौन सा रिवेट रिमूव किया जा रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत क्रिटिकल है।
अगर विंग्स का जो एरोप्लेन के जो विंग्स होते हैं उसका रिवेट अगर निकाल दिया जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बहुत खतरनाक हो रहेगा फ्लाइट के लिए। अगर हम सीट के रिवेट्स निकाल दें उसके कंपैरिजन में, विंडो का रिवेट निकाल दिया या सीट का रिवेट निकाल दिया तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम विंग्स का रिवेट अगर हम निकाल दें तो उससे फ़्लाइट सेफ्टी पे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा थ्रेट होगा फ़्लाइट को। उसी तरह से अगर इसको स्पीशीज़ और इकोसिस्टम से कंपेयर करें तो की स्पीशीज़ जो होती है एक इकोसिस्टम में, उसको अगर हम निकाल दें तो इकोसिस्टम की फंक्शनिंग पे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। इसका मतलब की स्पीशीज़ जो है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ होती है एक इकोसिस्टम में, उसको ही अगर हम निकाल दें तो इकोसिस्टम प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बहुत इजी टॉपिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। इसमें एक टर्म है, आगे देखेंगे हम, कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी में ईवल क्वार्टेट, जिसके 4 हेड्स हैं। वो टॉपिक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखते हैं। बायोडाइवर्सिटी का लॉस कैसे हो रहा है, जो अलग अलग स्पीशीज़ अलग अलग कारणों से एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। While it is doubtful if any new species are being added into the Earth's treasury of species, there is no doubt about their continuing loss। मतलब हमें इस चीज़ का डाउट तो है कि पता नहीं नई नई स्पीशीज़ जो है वो अर्थ पे बन रही हैं या नहीं, या स्पीसीएशन के द्वारा, स्पीसीएशन कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़, कि स्पीशीएशन के द्वारा नई नई स्पीशीज़ अर्थ पे बन रही हैं, इस चीज़ का तो हमें डाउट है। लेकिन इस चीज़ में कोई डाउट ही नहीं है कि जो अर्थ है उसमें से स्पीशीज़ हैं वो एक्सटिंक्ट होती चली जा रही हैं। द बायोलॉजिकल वेल्थ ऑफ आवर प्लानट हैज़ बिन डिक्लाइनिंग रैपिडली। जो हमारी जो बायोलॉजिकल वेल्थ है, बायोलॉजिकल वेल्थ किसे कहा जा रहा है, अलग अलग टाइप के स्पीशीज़ जो प्रेजेंट है अर्थ पे, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो। तो जो हमारे प्लानट की जो बायोलॉजिकल वेल्थ है वो डिक्लाइन कर रही है, कम होती जा रही है, कमज़ोर होती जा रही है, बहुत ही रैपिडली कम होती जा रही है। और वो इट इज़ एक्यूजिंग फिंगर एंड द एक्यूजिंग फिंगर इज़ क्लियरली पॉइंटिंग टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। और किस वजह से जो बायोलॉजिकल वेल्थ है वो कम होती जा रही है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। आप देखो जैसे ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड्स जो हैं, ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड्स पे कोलोनाइजेशन हो रहा है ह्यूमन बींग्स का, मतलब ह्यूमन बींग्स वहाँ पे कॉलोनीज़ बना रहे हैं, वहाँ पे रहना शुरू कर रहे हैं। उसकी वजह से क्या हुआ, एक्सटिंक्शन हो गया 2000 से ज़्यादा बर्ड्स की स्पीशीज़ का। ठीक है, ये याद रखना है कि कोलोनाइजेशन जो है ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड पे जो कोलोनाइजेशन हो रहा है ह्यूमन बींग का, उससे 2000 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो गई हैं। IUCN रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, IUCN क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। IUCN रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग 2004 में जो रेड लिस्ट थी उसके अकॉर्डिंग 784 स्पीशीज़ जो है लास्ट 500 ईयर में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक है, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं 784 स्पीशीज़, जिसमें 338 तो वर्टिब्रेट्स थे, 359 इनवर्टिब्रेट्स थे और 87 प्लांट स्पीशीज़ थे। एग्जाम्पल्स जो हैं कुछ रीसेंट एक्सटिंक्शंस के, मतलब फ़िलहाल में जो एक्सटिंक्शन हुआ है उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। डोडो, ये देखिए, दिस इज़ डोडो फ्रॉम मॉरिशस, ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है। क्वेगा अफ्रीका से एक्सटिंक्ट हो चुका है। ये है थाइलासीन, ये ऑस्ट्रेलिया से एक्सटिंक्ट हो चुका है। ये है स्टेलर सीकाओ, ये रशिया से एक्सटिंक्ट हो चुकी है। प्लस 3 सब स्पीशीज़ जो है टाइगर्स की, जो कि बाली, जावन और कैस्पियन सब स्पीशीज़ जो है टाइगर की, वो भी एक्सटिंक्ट हो चुकी है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी स्पीशीज़ जो हैं वो रिसेंटली एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। लास्ट 20 ईयर्स की अगर हम बात करें, लास्ट 20 ईयर्स में ही कम से कम 27 स्पीशीज़ डिसअपियर हो चुकी हैं। केयरफुल एनालिसिस अगर हम करें तो इट शोज दैट एक्सटिंक्शंस अक्रॉस टैक्सा आर नॉट रैंडम। ये जो एक्सटिंक्शंस हो रही हैं रैंडम नहीं हो रही हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो एम्फीबियंस हैं, मतलब रैंडमली ऐसा नहीं है कि है ना एक रेप्टाइल एक्सटिंक्ट हो गया, एक एंजियोस्पर्म एक्सटिंक्ट हो गया, एक मैमल एक्सटिंक्ट हो गया, ऐसे रैंडम एक्सटिंक्शन नहीं हो रहे।
तो फिर किस तरह से हो रहे हैं कि ये जो जैसे फॉर एग्जांपल एम्फीबियंस हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं, वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं एक्सटिंक्शन के, मतलब ज़्यादा जो फ़र्क पड़ा है वो फ़र्क पड़ता है वो एम्फीबियंस पे पड़ता है, वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं, वो उनके सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं एक्सटिंक्ट होने के. Adding to the grim scenario of extinction is the fact that more than 15,500 species वर्ल्ड आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन. ये आपको पता चाहिए होना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में 15,500 स्पीशीज़ जो हैं वो खतरा है उनको, एक्सटिंक्शन का खतरा है उनको. दे आर एट अ थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन. प्रेजेंटली एट प्रेजेंट 12% बर्ड स्पीशीज़, 23% मैमल स्पीशीज़, 32% एम्फीबियन स्पीशीज़ और 31% जिम्नोस्पर्म स्पीशीज़ जो हैं उन्हें एक्सटिंक्शन का खतरा है. ये डेटा भी आपको याद होना चाहिए. From a study of history of life on Earth through fossil records, we learned that large-scale loss of species like the one we are currently witnessing have also happened earlier, even before humans appeared on the scene. इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर हम अर्थ की हिस्ट्री को अगर हम देखें फॉसिल रिकॉर्ड्स से, तो लार्ज स्केल लॉस ऑफ स्पीशीज़ हिस्ट्री में भी हो चुके हैं, पास्ट में भी हो चुके हैं. यहाँ तक कि ह्यूमन का जब एवोल्यूशन हुआ उससे पहले भी लार्ज स्केल लॉस ऑफ स्पीशीज़ हो चुका है, मतलब स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन पहले भी हो चुका है, ह्यूमन बीइंग के एवोल्यूशन से पहले भी हो चुका है. ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड more than 3 billion years since the origin and diversification of life on Earth, there have been 5 episodes of mass extinction of species. मतलब हिस्ट्री में अगर जाएं हम more than 3 billion years ago की अगर हम बात करें तो इस लंबे समय में 5 एपिसोड मास एक्सटिंक्शन के हो चुके हैं. वो 5 एपिसोड्स कौन से हैं? एंड ऑफ ओर्डोविसियन, यहाँ पे मास एक्सटिंक्शन हुआ स्पीशीज़ का. लेट डिवोनियन में पीरियड में मास एक्सटिंक्शन हुआ. एंड ऑफ पर्मियन पीरियड में भी मास एक्सटिंक्शन हुआ स्पीशीज़ का. एंड ऑफ ट्रायासिक पीरियड में भी मास एक्सटिंक्शन हुआ. एंड ऑफ क्रिटेशियस पीरियड में भी मास एक्सटिंक्शन हुआ स्पीशीज़ का. हाउ इज़ द सिक्स्थ एक्सटिंक्शन? ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने बताया. ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है कि इस टाइम पर भी मास एक्सटिंक्शन हुए हैं. और अब जो ये मास एक्सटिंक्शन का जो ये टाइम चल रहा है, ये जो अब करंटली जो ये टाइम है, जो डिफरेंट स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, इसको हम कहते हैं सिक्स्थ एक्सटिंक्शन. ये अब सिक्स्थ एक्सटिंक्शन चल रहा है. और ये पिछले वाले एक्सटिंक्शन से कैसे अलग है? ये ऐसे अलग है क्योंकि जो ये सिक्स्थ एक्सटिंक्शन चल रहा है ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा है. द डिफरेंस इज इन द रेट. The current species extinction rates are estimated to be 100 to 1000 times faster in the pre-human times and our activities are responsible for the faster rate. ठीक है, इस चीज़ को समझो कि जो पास्ट में जो ये 5 एक्सटिंक्शन के एपिसोड हो चुके हैं, ठीक है, उसको अगर हम कंपेयर करें, ये जो छठा एपिसोड चल रहा है एक्सटिंक्शन का, तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? इन सब में क्या फ़र्क है? इसमें फ़र्क ये है कि ये पहली चीज़ तो ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा है, प्लस ये जो सिक्स्थ एक्सटिंक्शन हो रहा है ये ज़्यादा फास्ट है. कितना फास्ट है? 100 से लेके 1000 टाइम्स तक ये ज़्यादा फास्ट है ये वाला एक्सटिंक्शन. और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ह्यूमन बीइंग्स रिस्पॉन्सिबल हैं इस फास्ट रेट ऑफ एक्सटिंक्शन के लिए. Ecologists warn that if the present trends continue, nearly half of all the species on Earth might be wiped out within 100 years. और जो इकोलॉजिस्ट है उन्होंने ये वार्न किया है कि अगर यही ट्रेंड चलता रहा, स्पीशीज़ का यही ट्रेंड चलता रहा एक्सटिंक्शन होने का, तो 100 सालों के अंदर अर्थ पे जितने स्पीशीज़ हैं उसके हाफ बहुत ही जल्द एक्सटिंक्ट हो जाएंगे 100 ईयर्स के अंदर. In general, loss of biodiversity in a region may lead to. अब देखिए, अगर एक पर्टिकुलर एरिया में लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी अगर हो जाए तो क्या होगा? सबसे पहले उस एरिया की जो प्लांट प्रोडक्शन है वो डिक्लाइन हो जाएगा, प्लांट प्रोडक्शन कम हो जाएगा उस पर्टिकुलर एरिया का.
लोअर्ड रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल perturbations सच एज ड्रॉट, मतलब अगर उस पर्टिकुलर एरिया में कोई एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस होता है, जैसे कि सूखा पड़ जाता है, ड्रॉट आ जाती है, तो वो एरिया झेल नहीं पाएगा। एक पर्टिकुलर एरिया जिसमें लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होती जा रही है, तो वो इन कंडीशंस को, इन नेचुरल कैलामिटीज़ को वो एरिया झेल नहीं पाएगा, रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। इंक्रीज्ड वेरिएबिलिटी in certain ecosystem processes such as plant productivity, water use, pest and disease cycle। प्लस इसके अलावा जो इकोसिस्टम के प्रोसेसेस हैं, जैसे प्लांट की प्रोडक्टिविटी, प्लांट का जो प्रोडक्शन है, प्लस वाटर यूज जो है, और प्लांट एंड डिजीज साइकिल है, इन पे भी ये सारी चीज़ें भी ज़्यादा इसमें वेरिएशंस आ जाएंगी, इन चीज़ों पे भी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। प्लांट की प्रोडक्टिविटी पे, वाटर यूज़ पे, पेस्ट एंड डिजीज साइकिल पे भी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा अगर एक पर्टिकुलर एरिया में लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होता रहे। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, कॉजेज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। बायोडाइवर्सिटी लॉस के क्या क्या कॉजेज़ हैं? सो ब्रॉड टर्म में इसके 4 कॉज हैं, 1 2 3 4। सबसे पहला कॉज है हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। सिंपल वर्ड्स में सबसे पहले इन चारों चीज़ों को आप समझ लो। हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन का मतलब है कि एक पर्टिकुलर एरिया है, उस पर्टिकुलर एरिया में लेट्स से ट्रीज़, या ट्रीज़ के ऊपर बर्ड्स रह रही हैं, ट्रीज़ के ऊपर बर्ड्स रह रही हैं। अगर हम उन ट्रीज़ को अगर हम वहाँ से कट कर दें, तो ऑब्वियसली बात है बर्ड्स को का जो हैबिटेट है वही ख़त्म हो जाएगा। बर्ड्स कैसे सर्वाइव करेंगी फिर? कहाँ पे अपने एग्स ले करेंगी, कहाँ पे नेस्ट बनाएंगी, कैसे अपने बच्चों को फीड करेंगी? तो हैबिटेट का अगर लॉस हो रहा है तो ये भी बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओवर एक्सप्लॉइटेशन मतलब किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करना, कि अगर एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ है, चाहे वो प्लांट स्पीशी हो, चाहे वो एनिमल स्पीशी हो, अगर उसको हम ज़रूरत से ज़्यादा उसका ओवर यूज़ करेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो वो भी एक ना एक टाइम के बाद वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन, एलियन स्पीशीज़ मतलब बाहर से अगर कोई स्पीशीज़ आ जाए, बाहर के एरिया से अगर कोई स्पीशीज़ आ जाए, तो वो एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले स्पीशीज़ के लिए खतरनाक साबित होगा, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा। नेक्स्ट है को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन का मतलब होता है को का मतलब होता है साथ में, साथ में, हमेशा याद रखना, को मतलब साथ में। तो को एक्सटिंक्शन का मतलब होता है कि जब दो स्पीशीज़ एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, उसमें से एक स्पीशीज़ अगर एक्सटिंक्ट हुई तो दूसरी स्पीशीज़ जो उस पर डिपेंडेंट है वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक फ्लावर है, ठीक है, एक प्लांट में एक फ्लावर है, और उस फ्लावर का जो पॉलिनेशन है वो पॉलिनेशन हो रहा है एक हनी बी के द्वारा, एक पर्टिकुलर हनी बी के द्वारा उसका पॉलिनेशन हो रहा है। अगर ये फ्लावर एक्सटिंक्ट हो गया तो हनी बी को तो अपना फूड नहीं मिलेगा, तो वो हनी बी भी की जो स्पीशीज़ है वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब है को एक्सटिंक्शन मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट जो ऑर्गेनिज्म है उनमें से अगर एक का अगर लॉस हो रहा है, एक एक्सटिंक्ट हो रहा है, तो उस पर डिपेंडेंट जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस क्विकली आप देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। द एक्सेलरेटेड रेट ऑफ स्पीशीज एक्सटिंक्शन, एक्सेलरेटेड का मतलब है बढ़ता हुआ, ये जो बढ़ता हुआ रेट है स्पीशीज एक्सटिंक्शन का, वो किस वजह से है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से है। जो 4 मेजर कॉज हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस के, उसको हम ईवल क्वार्टेट भी कहते हैं। ईवल क्वार्टेट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है, जो 4 जो मैंने अभी आपको पॉइंट्स एक्सप्लेन किए, उन 4 पॉइंट्स के लिए एक ये टर्म दिया गया है जिसको हम कहते हैं ईवल क्वार्टेट। तो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली ना देकर ये वाला टर्म भी लिख सकते हैं, मतलब रादर देन गिविंग यू अ क्वेश्चन विच सेज के व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, इसकी जगह क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि एक्सप्लेन द ईवल क्वार्टेट। तो आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए कि ईवल क्वार्टेट का मतलब है कि 4 जो कॉजेज हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस के। सबसे पहले हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है एनिमल्स और प्लांट एक्सटिंक्शन का। सबसे द मोस्ट ड्रामेटिक एग्जाम्पल ऑफ हैबिटेट लॉस, सबसे जो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, ड्रामेटिक एग्जाम्पल हमें देखने के लिए मिलता है वो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया भी था कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कोलोनाइजेशन हो रहा है ह्यूमन बींग्स का, जिसकी वजह से वहाँ के स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं।
वंस कवरिंग मोर देन 14% ऑफ अर्थ्स, एक समय ऐसा था कि पूरे अर्थ पे 14% जो है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट प्रेजेंट थे, लेकिन अब वो कितने बचे हैं? 6% बचा है वो जो फॉरेस्ट कवर है। इतने ज़्यादा रेट पे, इतने फास्ट रेट पे फॉरेस्ट कवर डिस्ट्रॉय होता चला जा रहा है। और जिस टाइम तक हम ये चैप्टर पढ़ना फिनिश करेंगे उस टाइम तक तो कम से कम 1000 हेक्टेयर जो है उस रेन फॉरेस्ट का वो भी हम खो चुके होंगे। द अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट, जो अमेज़ॉन का जो रेन फॉरेस्ट है वो इतना ह्यूज है कि उसको हम लंग्स ऑफ प्लैनेट कहते हैं। लंग्स ऑफ प्लैनेट का मतलब क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। पहले सबसे पहले तो इसे याद रखना कि लंग्स ऑफ प्लैनेट किसको कहते हैं। लंग्स ऑफ प्लैनेट हम अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट को कहते हैं। तो अमेज़ॉन, अच्छा क्यों कहते हैं इसको लंग्स? क्योंकि ये एयर को प्योरीफाई करने में हेल्प करता है। एयर से कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मफुल गैसेस को एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन रिलीज करता है। इसको हम, इसलिए हम अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ प्लैनेट कहते हैं। तो जो अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट है उसमें मिलियन ऑफ स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं, उनको कट किया जा रहा है, उन अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट को कट किया जा रहा है और उसको क्लियर किया जा रहा है, साफ़ किया जा रहा है, ताकि वहाँ पे कल्टीवेशन हो सके। किसका? सोयाबीन का कल्टीवेशन हो सके। वेरी इंपॉर्टेंट। किस चीज़ के कल्टीवेशन के लिए काटा जा रहा है अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट को? सोयाबीन के कल्टीवेशन के लिए। और उसको कन्वर्ट किया जा रहा है ग्रासलैंड में, ताकि वहाँ पे जो बीफ कैटल्स हैं, कैटल्स को वहाँ पे रखा जा सके। Besides total loss, the degradation of many habitats by pollution also threatens the survival of many species. इसके अलावा जो हैबिटेट्स जो हैं जिसको हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं पॉल्यूशन के द्वारा, मतलब पॉल्यूशन के द्वारा जो हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म के, उन उससे भी खतरा है। किसको? स्पीशीज़ को। अलग अलग स्पीशीज़ के सर्वाइवल को खतरा है पॉल्यूशन से। When large habitats are broken up into small fragments due to various human activities, अब देखो अगर कोई large habitat है उसको ब्रेकअप किया छोटे छोटे से फ्रैगमेंट्स में ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, तो mammals and birds requiring large territories and certain animals with migratory habits are badly affected, leading to population decline. तो जो ये कहा गया है कि जो बड़े बड़े एरियाज़ हैं, बड़े बड़े हैबिटेट्स हैं, उनको हम छोटे छोटे हैबिटेट्स में उनको हम ब्रेक कर रहे हैं। तो इससे किस पे फ़र्क पड़ रहा है? ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है इस पे, इस प्रोसेस से मैमल्स पे और बर्ड्स से। क्यों? क्योंकि कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा बड़ा एरिया चाहिए, ज़्यादा बड़ी टेरिटरी चाहिए, जैसे टाइगर्स होते हैं, लायंस होते हैं, ठीक है। इनको बड़ी बड़ी टेरिटरी चाहिए होती है। टेरिटरी, अपनी टेरिटरी को ये मार्क भी करते हैं यूरिनेशन से। फेरोमोन्स, ये टॉपिक आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अपनी टेरिटरीज़ को मार्क करते हैं ये कि ये हमारी टेरिटरी है, इस टेरिटरी में कोई बाहर से नहीं आना चाहिए। तो जब हम इन बड़ी बड़ी जो टेरिटरीज़ हैं उनको हम छोटा करते चले जाएंगे तो ये मैमल्स के सर्वाइवल के लिए ये ख़तरनाक साबित होगा। प्लस कुछ बर्ड्स ऐसी हैं जिनका माइग्रेशन, जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, तो उनके सर्वाइवल पे भी अफेक्ट होगा, उनका सर्वाइवल भी अफेक्ट होगा अगर हम उनके जो टेरिटरीज़ हैं, जो उनके जो एरियाज़ हैं, उनको हम छोटा करते चले जाएंगे। नेक्स्ट है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन मैंने बताया था आपको, किसी चीज़ का अगर ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ किया जाए, ओवर यूज़ अगर किया जाए, तो वो स्पीशीज़ जो है उसको खतरा हो सकता है। तो ह्यूमन्स हैव ऑलवेज बीन डिपेंडेंट ऑन नेचर। ह्यूमन बींग हमेशा से नेचर पे डिपेंडेंट रहा है, फूड के लिए, शेल्टर के लिए, और कभी कभी जब नीड, जब ज़रूरत लालच में जब बदल जाती है तो उससे नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है। पिछले 500 सालों में बहुत सारे स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हुए हैं। फॉर एग्जांपल स्टेलर सी काऊ, जिसकी मैंने पिछले स्लाइड में आपको इमेज भी दिखाई थी, मैं एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ। ये है, दिस इज स्टेलर्स सी काऊ, ठीक है, ये वाली, दिस वन इज स्टेलर्स सी काऊ। तो स्टेलर्स पिछले काफ़ी सालों में जो जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं वो एक्सटिंक्ट हुए हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से। एग्जाम्पल स्टेलर सी काऊ और पैसेंजर पीजन। क्यों? क्योंकि उनका हमने एक्सप्लॉयटेशन किया है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया है ह्यूमन बींग्स ने उनका। प्रेजेंटली
बहुत सारी मरीन फिशेस ऐसी हैं पूरे वर्ल्ड में जो जिनकी ओवर हार्वेस्टिंग करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा हम उसको उसको हार्वेस्ट करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा हम उसको समंदर में से निकाल के अपने इस्तेमाल में लेकर लेते हैं। तो दे आर एंडेंजरिंग द कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस, जिससे कि उसके एग्जिस्टेंस पे उसका जो एग्जिस्टेंस है वो एंडेंजर्ड, मतलब उसका जो सर्वाइवल है वो खतरे में पड़ गया है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि प्रेजेंटली जो है किसकी बात की जा रही है, एक्सप्लॉयटेशन की, मरीन फिशेस की बात की जा रही है। ये देखिए, ये है पैसेंजर पीजन और ये है स्टेलर सी काउ। थर्ड पॉइंट, एलियन स्पीशीज इन्वेशन। एलियन स्पीशीज मतलब बाहर के एरिया से अगर कोई स्पीशीज आ जाए और वो एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए अगर खतरा बन जाए, तो उससे भी जो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो सकता है। तो व्हेन एलियन स्पीशीज आर इंट्रोड्यूस, जब एलियन स्पीशीज को इंट्रोड्यूस किया जाता है अनइंटेंशनली का मतलब होता है अनजाने में, या डेलिबरेटली का मतलब होता है जान बूझ कर। तो जब कोई एलियन स्पीशीज़ को इंट्रोड्यूस किया जाता है पर्टिकुलर एरिया में, या तो अनजाने में या जानबूझकर किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, तो वो उससे क्या होता है कि जो उस इंडिजिनस स्पीशीज़ होते हैं, इंडिजिनस का मतलब होता है लोकल स्पीशीज़, लोकल एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले जो लोकल स्पीशीज़ है उनका एक्सटिंक्शन हो जाता है, उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होने लगती है। किसकी वजह से? एलियन स्पीशीज़ की वजह से। जो नाइल पर्च है, नाइल पर्च को इंट्रोड्यूस किया गया लेक विक्टोरिया में, जो कि ईस्ट अफ्रीका में है, जिसकी वजह से मोर देन 200 स्पीशीज़ जो हैं सिचलेट फिश की, वो क्या हो गई? एक्सटिंक्ट हो गई। मैं आपको डायग्राम से दिखाती हूँ। ये देखो, ये है नाइल पर्च। ओके, दिस इज नाइल पर्च और ये है अफ्रीकन सिचलेट फिश। तो नाइल पर्च को जब इंट्रोड्यूस किया गया लेक विक्टोरिया में, तो उससे क्या हुआ? 200 स्पीशीज ऑफ इंडिजिनस सिचलेट फिश जो है वो एक्सटिंक्ट हो गई। यू मस्ट बी familiar with the environmental damage caused and threat posed to our native species by invasive weed species like carrot grass, parthenium, lantana and water hyacinth eichhornia। अब ये 3 प्लांट स्पीशीज़ हैं, 3 प्लांट स्पीशीज़ है जिसका नाम दिया गया है कैरेट ग्रास, जिसको हम पार्थेनियम भी कहते हैं। ये आपने चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा था। चैप्टर नंबर 2 में आपने इसके पॉलन ग्रेन्स के बारे में पढ़ा था कि इसके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उससे एलर्जी कॉज होती है। ठीक है, तो एक तो ये वाला पहला पार्थेनियम, दूसरा लेंटाना और तीसरा एग्जाम्पल दिया है वाटर हाइसिंथ, जिसको हम साइंटिफिक नेम में आइकॉर्निया, कि ये तीनों भी एलियन स्पीशीज़ हैं। और इन तीनों एलियन स्पीशीज़ को जब इंट्रोड्यूस किया गया पर्टिकुलर एरिया में, तो उन्होंने भी एनवायरनमेंट को डैमेज किया और वहाँ पे जो रहने वाली जो स्पीशीज़ है उसके लिए ये खतरा साबित हुए। रीसेंट इलीगल इंट्रोडक्शन, मैं आपको एक बार इसका डायग्राम दिखा देती हूँ। ये देखिए, पहला डायग्राम, ये तो पार्थेनियम है, दूसरा लैंटाना और ये थर्ड एग्जाम्पल है आपका वाटर हाइसिंथ, जिसको हम आइकॉर्निया भी कहते हैं। आइकॉर्निया साइंटिफिक नेम है इसका। फिर है द रीसेंट इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन कैटफिश। अब एक अफ्रीकन कैटफिश है जिसका नाम है क्लैरियस गैरीपाइनस। उसको एक्वाकल्चर पर्पस के लिए उसको इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन वो खतरनाक साबित हुई किसके लिए? इंडिजिनस कैटफिश के लिए, जो एक पर्टिकुलर रिवर्स की, हमारी जो लोकल रिवर्स हैं, लोकल जो फिशेस हैं कैटफिश, उसके लिए ये खतरनाक साबित हुई। आप देखो डायग्राम में, ये है क्लैरियस गैरीपाइनस और इंडिजिनस कैटफिशेस, आपको इस कैटफिश आपको यहाँ पे दिखाई गई है। तो जब अफ्रीकन कैटफिश क्लैरियस गैरीपाइनस, नाम याद रखना इसका बेटा, क्लैरियस गैरीपाइनस को इंट्रोड्यूस किया गया, तो वो अर्थ की हमारी जो रिवर्स की जो इंडिजिनस स्पीशीज़ है उसके लिए ये खतरनाक साबित हुई। को एक्सटिंक्शन बहुत इजी है। को एक्सटिंक्शन का मतलब 2 स्पीशीज़ जो एक दूसरे पर डिपेंड है वो एक्सटिंक्ट हो जाए, तो एक के एक्सटिंक्ट होने से दूसरा भी एक्सटिंक्ट अगर हो जाए तो। When a species becomes extinct, the plant and animal species associated with it
इन एन ऑब्लिगेटरी वे ऑल्सो बिकम्स एक्सटिंक्ट। ऑब्लिगेटरी मतलब कंपल्सरी, मतलब एक स्पीशीज़ है उस पर दूसरा स्पीशीज़ डिपेंड कर रहा है, ये दूसरा स्पीशीज़ है, ये डिपेंड करता है इस पर, कंपल्सरी डिपेंडेंस है इसका, कंपल्सरी उस पर डिपेंड करता है। मान लो फूड, ये जो है ये वाला एक्स स्पीशीज़, इस पर जो वाई स्पीशीज़ है वो डिपेंड कर रहा है फूड के लिए, और इसका सिर्फ यही फूड है, इस वाई स्पीशीज़ का सिर्फ यही फूड है एक्स, इसके अलावा ये कुछ और खाता ही नहीं है। जो वाई स्पीशीज़ है वो सिर्फ एक्स पे डिपेंडेंट रहता है, इसके अलावा ये और कुछ खाता ही नहीं है। तो ये जो अगर एक्स एक्सटिंक्ट हो गया तो ऑब्वियसली बात है वाई को तो कहीं से वाई स्पीशीज़ को तो कहीं से फूड ही नहीं मिलेगा, तो एक्स एक्सटिंक्ट हो गया तो वाई भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो यही मतलब है इस चीज़ का कि अगर कोई प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ है जिसका ऑब्लिगेटरी डिपेंडेंस है दूसरे स्पीशीज़ पे, तो अगर वो एक्सटिंक्ट हुआ तो दूसरा भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। व्हेन अ होस्ट फिश स्पीशीज़ बिकम्स एक्सटिंक्ट, अगर एक होस्ट फिश स्पीशीज़ अगर एक्सटिंक्ट हो जाती है तो उस पर डिपेंडेंट जो पैरासाइट्स हैं वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है इन्होंने होस्ट फिश का। दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म। प्लांट पॉलिनेटर मतलब एक प्लांट है, उसका पॉलिनेशन किसी इंसेक्ट के द्वारा होता है, दोनों में म्यूचुअल रिलेशनशिप है। म्यूचुअल मतलब कि प्लांट को पॉलिनेशन कंप्लीट करने के लिए इंसेक्ट की ज़रूरत है, और इंसेक्ट्स को अपना या तो फूड के लिए या ओवी पोजीशन के लिए, ओवी पोजीशन याद करो, ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 13 जब पढ़ाया था तब बताया था। ओवी पोजीशन मतलब एग्स डिपॉजिट करने के लिए। तो एग्स डिपॉजिट करने के लिए सपोज ये इंसेक्ट डिपेंडेंट है इस प्लांट पे, और ये प्लांट पॉलिनेशन के लिए ये डिपेंडेंट है इस पर्टिकुलर इंसेक्ट पे। तो अगर ये इंसेक्ट एक्सटिंक्ट हो गया तो इसका पॉलिनेशन कौन करेगा, इसकी लाइफ साइकिल नहीं कंप्लीट होगी, ये एक्सटिंक्ट हो जाएगा। अगर इंसेक्ट को कोई जगह नहीं मिलेगी एग्स को ले करने की तो इंसेक्ट एक्सटिंक्ट हो जाएगा। प्लांट अगर एक्सटिंक्ट हो गया तो इंसेक्ट भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो ये प्लांट पॉलिनेटर जो म्यूचुअलिज्म है ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है को एक्सटिंक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए, जिसमें अगर एक स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो रहा है तो उस पर डिपेंडेंट दूसरा स्पीशीज़ भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। ठीक है, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट हम कवर करेंगे वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।